यस, गुड मॉर्निंग क्लास। सुपर 100 के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा था और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस के बारे में पढ़ लिया है। कल हमने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, तो उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है उसको देखते हैं। तो न्यूमेरिकल था हमारे पास में, हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था कि मेरे पास में बेरियम क्लोराइड है, H2SO4 है और HCl है, और बेरियम क्लोराइड, H2SO4 और HCl इन तीनों की तुल्यांकी चालकता मुझे गिवन है, जो यहाँ पर X1, X2 और X3 की फॉर्म में मुझे दी हुई है। तो ये इनकी तुल्यांकी चालकता है, यानी ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में मुझे दी हुई है। इसकी इकाई की अगर हम बात करें तो ये हमें साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट में गिवन है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो बेरियम सल्फेट है, इस बेरियम सल्फेट का KSP कितना हो सकता है, और बेरियम सल्फेट के लिए मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट के लिए जो कापा की वैल्यू मुझे दी हुई है वो मेरे पास में Y साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। मुझे यहाँ पर बेरियम सल्फेट के लिए KSP की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमने कल भी पढ़ा था कि कॉर्लैश लॉ से हम किसी भी जो हमारे पास में एक स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसकी विलेयता को ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा m इंफिनिटी, यानी अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वह बराबर होती है कापा इंटू 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी। और इस सॉल्युबिलिटी को आप मोलरता भी बोल सकते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। ये हमारे पास में यहां पर तुल्यांकी चालकता दी हुई है। तो सबसे पहले मैं बेरियम सल्फेट की अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता को ज्ञात करूंगा। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्शन लिखें तो ये होगा BaCl2 प्लस H2SO4 और ये मिलके यहाँ पर बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड की जो चालकता है वो X1 है, H2SO4 के लिए X2 है और HCl के लिए X3 है। तो अगर हम बेरियम सल्फेट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ज्ञात करेंगे तो लैम्डा इंफिनिटी EQ ऑफ बेरियम सल्फेट, तो ये हमारे पास में होगा, हमने कल पढ़ा था X1 प्लस X2 माइनस 2 ऑफ X3, क्योंकि यहां पर जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो मेरे पास में 2 है। तो ये हमारे पास में लैम्डा EQ मिला। अब हमने ये भी पढ़ा है कि लैम्डा m अपॉन लैम्डा EQ जो होता है वो n फैक्टर के बराबर होता है। तो अगर हम यहां पर लैम्डा m को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे तो लैम्डा m हो जाएगा लैम्डा EQ इंटू n फैक्टर, और बेरियम सल्फेट का जो n फैक्टर है वो कितना है, 2 है। तो लैम्डा m मुझे मिलेगा 2 इंटू X1 प्लस X2 माइनस 2X3। तो ये मुझे यहां पर लैम्डा m
इंफिनिटी की वैल्यू मिली। किसके लिए? बेरियम सल्फेट के लिए। अब यहां पर हमें सॉल्युबिलिटी का मान निकालना है, तो इस फॉर्मूले से मैं सॉल्युबिलिटी को अगर S मान लूं तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी कापा इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। तो यहां पर कापा के लिए मुझे कितना दिया हुआ है? y वैल्यू दी हुई है, तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी y इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस 2x3। ये हमारे पास यहां पर बेरियम सल्फेट की विलेयता प्राप्त हुई। S की सॉल्युबिलिटी की वैल्यू मुझे मिली 10⁻³ अपॉन 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस ट्वाइस ऑफ x3। हमें यहां पर बेरियम सल्फेट के लिए Ksp का मान ज्ञात करना है। तो अगर हम बेरियम सल्फेट के लिए Ksp वैल्यू लिखेंगे तो बेरियम सल्फेट होगा Ba2 प्लस SO4 2 माइनस। तो अगर बेरियम आयन की सॉल्युबिलिटी S है तो सल्फेट आयन की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी S ही होगी। तो यहां पर Ksp का मान आएगा S स्क्वायर, और S की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं। तो Ksp बराबर हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी है मेरे पास y इंटू 10⁻³ अपॉन 2 इंटू x1 प्लस x2 माइनस 2x3 का स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ Ksp हियर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर 10⁻6 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x1 प्लस x2 माइनस 2x3 की पावर 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Ksp जो हमें यहां पर बेरियम सल्फेट के लिए मिली। तो हमने समझा कि अगर मुझे यहां पर मोलर चालकता का मान दिया हुआ है तो मैं मोलर चालकता को यूज करके किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का मान ज्ञात कर सकता हूं। तो हमारे पास आंसर आएगा y स्क्वायर 10⁻6 अपॉन 4x1 प्लस x2 माइनस 2x3। दिस इज द वैल्यू ऑफ Ksp। तो यूजुअली बोर्ड में और कंपटीशन में इसी तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जिसमें हमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सॉल्युबिलिटी या हम किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस या किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या हम उसके लिए अल्फा या Ka की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टेंस वो खत्म होता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब हम यहां पर अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन। तो यहां पर हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। या इसको हम विद्युत अपघटन भी बोलते हैं। विद्युत अपघटन। तो यहां पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रो मतलब हुआ इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब हुआ ब्रेकडाउन। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रोलिसिस में हम किसी सॉल्यूशन के या किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म का मतलब गलित अवस्था में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे और अगर वह इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, घटित हो जाता है, तो हम मानते हैं कि उस आयन की इलेक्ट्रोलिसिस हुई है। तो इलेक्ट्रोलिसिस को अगर हम लिखें
तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वी आर डूइंग कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी into chemical energy। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां पर हम विद्युत के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को परिपूर्ण कराते हैं। और यहां पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कौन सी हैं, वो है हमारे पास में रिडॉक्स अभिक्रियाएं। रिडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं हैं जिनमें रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है। तो हम यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड कराएंगे और ये जो केमिकल रिएक्शन होंगी ये रिडॉक्स रिएक्शन होंगी। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब यहां पर रिडक्शन यानी अपचयन और ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होते हैं। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसे अपचयित माना जाएगा, वहां पर रिडक्शन होता है। और अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है तो वहां पर माना जाता है कि वो स्पीसीज का ऑक्सीकरण हुआ है, यानी उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। एग्जाम्पल, अगर हम आयरन की बात करें जो 2+ से 3+ में कन्वर्ट होता है, तो अगर आयरन 2+ से 3+ में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो 2+ का 3+ में कन्वर्ट होना ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर यही 3+ 2+ में कन्वर्ट होगा तो इसे हम रिडक्शन कहेंगे। तो जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, किसी विद्युत अपघटय की बात करेंगे, तो वहां पर भी इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। जिस डिवाइस में या जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। तो वोल्टामीटर क्या हुआ? वोल्टामीटर वो डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए अगर हम एक सेटअप की बात करें तो हमें यहां पर एक कंटेनर चाहिए और जिस इलेक्ट्रोलाइट की हम इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहते हैं उसके सॉल्यूशन को हम इस कंटेनर में भर देते हैं। तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमें मिला यह मॉल्टन एज वेल एज सॉल्यूशन दोनों फॉर्म में हो सकता है, यानी यह गलित अवस्था और सॉल्यूशन यानी विलयन दोनों अवस्थाओं में यहां पर उपस्थित हो सकता है। इस विलयन में हम इलेक्ट्रोड को डिप कराते हैं तो यहां पर हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड को डिप किया है। दीज आर द 2 इलेक्ट्रोड और इन इलेक्ट्रोड को हम एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब यहां पर एक इलेक्ट्रोड वो है जिस पर ऑक्सीकरण होने वाला है और दूसरी इलेक्ट्रोड वो है जिस पर रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहा जाता है और वो इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड
कहा जाता है। तो यहां पर हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है और दूसरी कैथोड है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो अगर हम माने कि यहां पर ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से जुड़ी होगी और जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होती है। यहां पे ध्यान रखिएगा, हम यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पढ़ते हैं तो उसमें ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो दिस इज अ सिंपल सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हम अगर कहें कि हमारे पास में यहां पर हमने NaCl लिया हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये दो तरीके की हो सकती है। एक वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है और दूसरी वो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास में दो तरह की इलेक्ट्रोड है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड दो तरीके की हो सकती है। एक है हमारे पास में इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी अक्रिय इलेक्ट्रोड, और दूसरी हमारे पास होती है अटैकिंग इलेक्ट्रोड यानी सक्रिय इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। They do not participate in reaction। तो जो अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया में इनर्ट इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। एग्जाम्पल है प्लैटिनम, कार्बन, ग्रेफाइट आदि। जबकि जो अटैकिंग इलेक्ट्रोड हैं ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है उस इलेक्ट्रोलाइट का जो मेटल है उसी की इलेक्ट्रोड ये बनी होती है। तो ये हमारे पास में मेटल की इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है, तो हमने दो तरह की इलेक्ट्रोड पढ़ी। एक इलेक्ट्रोड वो है जो जैसे प्लैटिनम हुआ, कार्बन हुआ या ग्रेफाइट हुआ जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, और दूसरी इलेक्ट्रोड वो है जो जनरली मेटल्स की होंगी और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहां तक हमने समझा कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक सॉल्यूशन होगा या मॉल्टन फॉर्म में एक इलेक्ट्रोलाइट फिल होगा। यहां पर एक एनोड है जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक कैथोड है जिस पर रिडक्शन होता है, यानी एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और यहां पर हम इस तरीके से दो अभिक्रियाएं लिख सकते हैं, एक कैथोड पर और दूसरी एनोड पर। उदाहरणतः अगर हम यहां पर बात करें NaCl के लिए, तो एट कैथोड क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। तो ये जो Na+ है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये Na सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर हम एनोड पर बात करें तो एनोड पर हमारे पास में Cl- है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और इलेक्ट्रॉन को लॉस करके यह क्लोरीन गैस में परिवर्तित होगा। तो हमें यहां पर दो रिएक्शन मिलेंगी, एक जो कैथोड पर है जिसमें गेन इन इलेक्ट्रॉन हुआ यानी रिडक्शन हुआ, और दूसरी जो एनोड पर है जिसमें लॉस इन इलेक्ट्रॉन हुआ, या हम कह सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ।
जनरली जो मेटल है वो रिड्यूस होते हैं, यानी वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं, और जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीडाइज होंगे, यानी वो एनोड पर हमें मिलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर विच अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं या कौन कौन से प्रभाव हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस को चेंज कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं एक थ्योरी की जिसका नाम है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी या अधिमान्य निरावेशन सिद्धांत। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी या अधिमान्य निरावेशन सिद्धांत। देखिए, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहां पर यूज होगी और ये कब हम इसको यूज करेंगे वो समझिए। अगर हमारे पास में एक से अधिक तरीके के आयन उपस्थित हैं, जैसे एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl, यानी हम बोल सकते हैं कि हमें गलित अवस्था में NaCl दिया हुआ है और हम इसमें एक विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कैथोड और एनोड पर क्या क्या उत्पाद हमें मिलने वाले हैं। हम यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे हैं और हमें ध्यान रखना है कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्शन की बात करें तो कैथोड पर हमें Na+ है जो Na सॉलिड में परिवर्तित होने वाला है। तो कैथोड पर हमें सोडियम मेटल मिलेगा जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करने से प्राप्त हुआ। और अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पर Cl- इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ये यहाँ पर क्लोरीन गैस में परिवर्तित होगा। तो इस केस में हमें कैथोड पर सोडियम धातु और एनोड पर क्लोरीन गैस मिली। अब अगर हम इस मोल्टन NaCl की जगह पर एक्वस NaCl लेते हैं, तो अब हम यहां पर दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं और इसी में हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को समझेंगे। हमने यहां पे कहा एक्वस NaCl। अब हमारे पास यहां पर जलीय NaCl है, इसका विलयन है और हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके इसमें एक विद्युत की धारा को प्रवाहित कराते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम एक्वस NaCl में विद्युत की धारा को प्रवाहित करेंगे तो हमें कैथोड और एनोड पर क्या क्या मिल सकता है। यहां पर ये क्वेश्चन क्यों अपीयर होगा, क्योंकि अब हमारे पास में एक Na+ है और एक हमारे पास Cl- है जो मुझे NaCl से मिला। लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जल भी उपस्थित है तो जल भी आयनीकृत होगा, तो वह हमें H+ और OH- देगा। तो अब अगर हम कैथोड पर बात करें तो कैथोड पर अब जाने वाले यहां पर दो आयन हैं, एक Na+ जो Na सॉलिड बना सकता है और दूसरा
हमारे पास H प्लस है जो हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो सकता है। तो अब कैथोड पर मिलने वाले दो उत्पाद हमारे पास हैं। एक सोडियम, कैथोड पर या तो सोडियम मिल सकता है या हमें यहां पर हाइड्रोजन गैस मिल सकती है। इसी प्रकार अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पर भी हमें Cl माइनस से Cl2 गैस मिल सकती है और OH माइनस से हमें O2 गैस प्राप्त हो सकती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के उत्पाद क्या क्या हो सकते हैं। अब यहां पर अगर हम समझें तो हमारे पास दो कैटायन है और दो ही एनायन है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होगा उसका माइग्रेशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड उतना ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आयन जितना जल्दी फ्री हो जाएगा वो उतना जल्दी इलेक्ट्रोड पर जाके उत्पाद का निर्धारण करेगा। तो हमें यहां पर डीपी को समझना है, डिस्चार्ज पोटेंशियल, या हम इसको डीपी भी लिख सकते हैं। तो जिसका डीपी जितना कम है उसका माइग्रेशन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड उतना ज्यादा है। तो अगर हम Na+ और H+ को कंपेयर करें तो इन दोनों आयन में जिसका डीपी जितना कम होगा वो उतना जल्दी कैथोड की तरफ मूव करेगा। इसी प्रकार से अगर हम Cl- और OH- की बात करें तो इन दोनों में जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल यानी जिसकी फ्री होने की क्षमता जितनी अधिक होगी वो उतना जल्दी इलेक्ट्रोड पर जाके उत्पाद का निर्धारण करता है। तो इस डीपी का जो ऑर्डर है उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर यहां पर प्रोडक्ट का निर्धारण करते हैं। तो अगर हम डीपी ऑर्डर की बात करें, सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहां पर कैटायन। तो कैटायन के लिए जो डीपी का ऑर्डर है वो इस प्रकार से आता है। ठीक है, तो इसको आप रिएक्टिविटी सीरीज भी मान सकते हैं और इसको हम याद कर सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हल्दी अगर और पड़ती। तो ये हमारे पास में कैटायन का डीपी ऑर्डर है। इसी तरीके से अगर हम एनायन के डीपी ऑर्डर की बात करें तो डीपी ऑर्डर ऑफ एनायन अगर हम देखते हैं तो ये होता है CO4 3- SO4 2- NO 3- OH-, Cl-, Br-, I-। तो ये हमारे पास में यहां पर इसको इधर लिख देते हैं OH-, Cl-, Br- एंड I-। तो ये हमारे पास में कैटायन का डीपी हुआ और दूसरा हमारे पास में एनायन का डीपी हुआ। इनको हम इनकी जो पोटेंशियल वैल्यू है वहां से भी प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें अब कैटायन और एनायन में इन दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना है तो हाइड्रोजन और सोडियम में अगर मैं देखता हूं तो हाइड्रोजन का डीपी कम है और क्योंकि हाइड्रोजन का डीपी कम है इसलिए कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो कैथोड पर हमें कौन मिला? हाइड्रोजन गैस मिली। अगर हम इन दो आयनों में बात करें OH- में और Cl- में,
तो हम देख पा रहे हैं कि Cl माइनस का dP कम है। इसका मतलब जो एनोड है वहां पर मुझे Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, यानी क्लोरीन गैस मुझे वहां पे मिलती है। तो हमने यहां पर समझ लिया कि मुझे कैथोड पर हाइड्रोजन मिली और एनोड पर क्या मिला, क्लोरीन गैस मिली। देखिए, इसमें चाहे कंपटीशन है, चाहे बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिटिक उत्पाद हमें कौन से मिलते हैं, तो उसके लिए जो पहला पैरामीटर है, अगर एक से ज्यादा आयंस होंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी या डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल को सरल शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी भी आयन के फ्री होने की टेंडेंसी को दिखाता है। तो जिसका डीपी जितना कम होगा, इसका मतलब वो उतना जल्दी फ्री हो जाएगा, तो वो कैथोड या एनोड की तरफ मूव करेगा। तो हमने यहां पर समझ लिया कि हमें कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगी और एनोड पर Cl2 मिलेगी। अब ये जो Na+ है और OH- है, ये विलयन में ही उपस्थित रहेंगे। तो जब ये Na+ OH- के साथ मिलेगा तो ये यहां पर NaOH बनाएगा। तो विलयन में हमें NaOH मिला और NaOH हमें पता है एक बेस है, एक क्षार है। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। और अगर सॉल्यूशन बेसिक हुआ, इसका मतलब जो pH का मान है वो यहां पर 7 से ज्यादा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है कि एक्वस NaCl में इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर pH का मान में कोई वृद्धि होगी, कोई ह्रास होगा, या वो उतना ही रहेगा। तो हमें पता है NaCl क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्ट है, और न्यूट्रल सॉल्ट मतलब इसके pH का मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, जब हम एक रूम टेम्परेचर पे या 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं। परंतु क्योंकि सॉल्यूशन में NaOH बना, Na+ और OH- के आयन ये ना तो रिड्यूस हुए हैं ना ऑक्सीडाइज हुए हैं, इसलिए यहां पर सॉल्यूशन बेसिक बनेगा। और सॉल्यूशन बेसिक बनने का मतलब ये है कि pH का मान 7 से अधिक होगा। तो हमने एक एग्जाम्पल समझ लिया है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी का। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं कि अगर हमें कोई दूसरे इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं तो हम वहां पर किस प्रकार से प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सब केस में अभी तक मैंने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, जो एक अक्रिय इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है। तो तीसरा एग्जाम्पल हम यहां पे ले रहे हैं। लेट्स से हमारे पास में मॉल्टन कॉपर क्लोराइड है और हम यहां पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं, यानी एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, कॉपर क्लोराइड में यहां पर एक ही आयन है, कॉपर 2+, और दूसरा एक मेरे को नेगेटिव आयन मिला, Cl-। तो यहां पर कोई भी आयंस के बीच में रेस नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। तो कॉपर 2+ कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कैथोड पर डिपॉजिट होगा, और Cl- Cl2 गैस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जो हमें एनोड पर प्राप्त होगी। तो मॉल्टन कॉपर क्लोराइड में हमारे पास में कैथोड पर कॉपर और एनोड पर हमें क्लोरीन गैस मिली। अब अगर इसी को हम एक्वस कर देते हैं,
अब हमारे पास है एक्वस कॉपर क्लोराइड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो हम यहां पर अक्रिय इलेक्ट्रोड को लेंगे, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोड को सक्रिय करेंगे तो यहां पर उत्पाद बदल सकता है। तो अब हमारे पास यहां पर समझिए, जो पॉजिटिव आयन है वो कौन कौन से हैं? एक तो कॉपर है और एक्वस है, इसका मतलब यहां पर H+ भी होगा। कॉपर 2+ कॉपर सॉलिड देगा और H+ हमें यहां पर H2 गैस देगा। ये हम बात कर सकते हैं कैथोड के लिए। और अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पर हमारे पास Cl- है जो Cl2 गैस में परिवर्तित हो सकता है, और यहां पर OH- है जो हमें O2 गैस दे सकता है। अब इनमें से कौन सा कैथोड पर और कौन सा एनोड पर जाने वाला है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर डीपी की वैल्यू को देखेंगे। तो डीपी की वैल्यू अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और कॉपर में कॉपर की वैल्यू डीपी की कम है। इसका मतलब हमें जो कैथोड है उस पर कौन मिलने वाला है, कॉपर सॉलिड मिलने वाला है। और अगर मैं OH- और Cl- में बात करूं तो Cl- मुझे कहां मिलेगा, एनोड पर मिलेगा, क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो हमें कैथोड पर कॉपर और एनोड पर क्लोरीन गैस मिलेगी, और पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, और इट विल नॉट चेंज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आती है कि हम यहाँ पर डीपी की वैल्यू को देख के यहाँ पर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं। हमारे पास है मॉल्टन NaOH, गलित NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर ये मॉल्टन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैथोड पर सिंपली मैं लिख सकता हूं कि Na+ Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनोड पर जो OH- है ये यहां पर O2 गैस में कन्वर्ट होगा। बट अगर हमारे पास में हम इसको एक्वस कर दें, एक्वस NaOH, तो अब हमारे पास में यहां पर एक जलीय विलयन है NaOH का। तो अगर जलीय विलयन है, इसका मतलब यहां पर मेरे पास में अब 2 आयन होंगे, एक Na+, दूसरा H+। ऑल्दो अगर हम नेगेटिव आयन की बात करें तो नेगेटिव दोनों में OH- एंड OH-। तो एनोड पर तो कोई कंपटीशन नहीं हुआ, OH- हमें सिंपली क्या देगा, O2 गैस देगा। कहां पर, एनोड पर। लेकिन अगर हम कैथोड पर बात करें तो कैथोड पर Na+ और H में H का डीपी कम है, इसका मतलब यहां पर मुझे H2 गैस प्राप्त होगी। तो एक्वस NaOH की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये हमने समझा डीपी के बेस पे हम किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस के उत्पाद को डिफाइन कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि कौन सा उत्पाद हमें वहां पर मिलने वाला है। अब हम यहां पर दूसरे पैरामीटर की बात करते हैं, वो पैरामीटर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो यहां पर नेक्स्ट पैरामीटर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड की प्रकृति। तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड 2 प्रकार की हो सकती है, एक अक्रिय और दूसरे वाली सक्रिय।
तो क्या ये अक्रिय और सक्रिय इलेक्ट्रोड उत्पाद को प्रभावित कर सकती है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यहां पर हमने लिया है मॉल्टन PuCl2, ठीक है, गलित अवस्था में हमने कॉपर क्लोराइड लिया है, और यहां पर जो इलेक्ट्रोड हम यूज करने वाले हैं वो है प्लैटिनम। और एक दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं जहां पर मैंने मोल्टन कॉपर क्लोराइड लिया है, बट इस केस में जो इलेक्ट्रोड है वो, so the electrode is of copper metal। दोनों में क्या फर्क है? जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है यह एक अक्रिय इलेक्ट्रोड, जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है ये एक अक्रिय इलेक्ट्रोड है, जबकि जो कॉपर धातु की इलेक्ट्रोड है यह एक सक्रिय इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब जब अभिक्रिया होगी तो यह अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन जो मेटेलिक वाला है वह अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर जो कॉपर 2+ है यह कॉपर मेटल में परिवर्तित होगा। तो इस केस में हमें कैथोड पर कॉपर धातु मिलेगी। अगर हम यहां भी देखें तो यहां भी कोई और आयन नहीं है, तो इधर भी मुझे कैथोड पर कॉपर धातु ही मिलने वाली है। लेकिन अगर हम एनोड की बात करें तो इस केस में एनोड पर Cl- Cl2 गैस में परिवर्तित होता हुआ दिखता है। लेकिन जब हम मोल्टन कॉपर क्लोराइड को कॉपर इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में इलेक्ट्रोलाइज कराते हैं तो आप समझिए ये क्या कर रहा है कि अब जो इलेक्ट्रोड है वो भी अभिक्रिया में डिपोजिट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो भी उसी धातु की बनी हुई है जिसका ये विद्युत अपघटय है या इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसकी वजह से सॉल्यूशन में जो मेटल है और जो उसके आयन है उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहां पर एनोड पर जो कॉपर धातु है वही कॉपर 2+ में परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम कभी भी अटैकिंग इलेक्ट्रोड या सक्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो यहां पर कैथोड पर धातु और एनोड पर उसी धातु के आयन प्राप्त होते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है वह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकता है या उसको चेंज कर सकता है। तो ये सेम एग्जांपल अगर हम आपसे कहें कि हम एक थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं जहां पे हमारे पास में मोल्टन AgCl है और इसमें मैं यहां पर सिल्वर इलेक्ट्रोड को यूज करता हूं। तो अगर मोल्टन AgCl में मैं सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूं तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कैथोड पर जो Ag+ है ये Ag सॉलिड में परिवर्तित होगा, लेकिन एनोड पर यही Ag+ में परिवर्तित होते हुए दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर हम इलेक्ट्रोड की प्रकृति बदल दें तो वहां पर भी उत्पाद परिवर्तित हो सकता है। अब यहां पर हम तीसरा पैरामीटर समझते हैं, वो है
सांद्रता। थर्ड है मेरे पास में कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता। तो हमें पता है कि हम विलयन को तनु या सांद्र बना सकते हैं। तनु का मतलब ये हुआ कि उस विलयन में जो सॉल्वेंट है यानी जो वाटर है उसका अमाउंट बहुत अधिक है और इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट बहुत कम है। और सांद्र का मतलब हुआ कि उस इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट वाटर यानी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। तो हम यहां पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को चेंज कर सकती है। तो यहां पर हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, हमने लिया है डाइल्यूट H2SO4 यानी एक तनु विलयन हमारे पास है H2SO4 का। हमने यहां पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज किया है। और दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जिसको मैं मानता हूं कि ये 50% सांद्र है। तो एक मेरे पास में डाइल्यूट H2SO4 है और दूसरा मेरे पास में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। यहां पर भी हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में हमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 की बात करूं तो यहां पर जो मुझे आयंस मिलने वाले हैं वो मुझे मिलने वाला है H+ जो सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा, और हम लिख सकते हैं HSO4- बाइसल्फेट या SO4 2- जो मुझे H2SO4 से मिलने वाला है। और दूसरा, क्योंकि ये डाइल्यूट है इसका मतलब इसमें वाटर भी बहुत एडिक्वेट अमाउंट में यानी बहुत अच्छी मात्रा में उपस्थित होगा। तो वाटर से मुझे मिलने वाला है H+ एंड OH-। अब अगर हम सांद्रता की बात करें तो H+ की सांद्रता बहुत अधिक होगी और यहां पर OH- और बाइसल्फेट में OH- की सांद्रता अधिक है। तो मैं लिख सकता हूं कि OH- आयन की जो सांद्रता है, यानी इसको हम अलग अलग लिख देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर H+ की, तो कैथोड पर कौन जाएगा? H+ जाएगा और H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहां पर H2 गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अब एनोड पर अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं डीपी का ऑर्डर देखता हूं तो OH- का डीपी सल्फेट माइनस के डीपी से कम है, ये इसके लिए अच्छी चीज है। और दूसरा, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो जो स्टेशन है वो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन से भी कम है, तो ये भी इसके लिए फेवरेबल फैक्टर है। तो इसका मतलब एनोड पर कौन जाएगा? OH- जाएगा, और एनोड पर जब OH- जाता है तो यहां पर क्या बनता है? O2 गैस का निर्माण होता है। तो हमें यहां पर कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलेगी, राइट? तो OH O2 + H2O इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहां पर। ये हमने समझा डाइल्यूट। लेकिन अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड है तो कॉन्सेंट्रेट का मतलब कि कैथोड के लिए तो कोई कंपटीशन नहीं है, कैथोड पर दोनों में H+ ही मिलने वाला है। तो H+ से हमें यहां पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बट अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे समझिए, जो HSO4- है, क्योंकि ये बहुत सांद्र है, इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन OH- आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगी। तो विलयन में OH- थोड़ा सा कम हो जाएगा।
हम इस पॉइंट को इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है यानी जो अपचयन विभव है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसके अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। तो यहां पर एनोड पर ये HSO4 माइनस ऑक्सीडाइज होकर S2O8 2 माइनस में परिवर्तित होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सांद्र H2SO4 की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या क्या मिलने वाला है, तो आप देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिए। कैथोड पर तो हाइड्रोजन ही मिलेगा, लेकिन एनोड पर कॉन्सेंट्रेटेड यानी डाइल्यूट H2SO4 में तनु में O2 मिलता है, और अगर यही सांद्र है तो यहाँ पर S2O8 2 माइनस के आयंस बनते हुए दिखते हैं। तो इस पैरामीटर को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज वेल एज सांद्रता दोनों के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, किस तरीके से हम यहाँ पर इन चीजों को कर सकते हैं। तो अब अगर हमसे पूछा जाए, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रोलिसिस पे क्या उत्पाद बनने वाला है, तो हम यहाँ पर तीनों पैरामीटर को कंसिडर करेंगे। डिस्चार्ज पोटेंशियल को भी कंसिडर करेंगे, यहाँ पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड को भी कंसिडर किया जाएगा, और यहाँ पर विलयन तनु है या सांद्र है इसके अनुसार भी इलेक्ट्रोलिसिस के उत्पाद को प्रभावित किया जा सकता है। इसके अलावा जो विद्युत अपघटय है यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका नेचर भी कुछ हद तक इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को दिखाता है। तो ये हमने कल भी पढ़ा था। अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में चालकता अधिक होगी, तो वहां पर इलेक्ट्रोलिसिस के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर हमने समझा कि इलेक्ट्रोलिसिस को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट। तो नंबर 1 है डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, इसको आप अधिमान्य विभव या कह सकते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो डीपी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां पर कम होनी चाहिए। दूसरा है मेरे पास में नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड अगर अटैकिंग है, अटैकिंग मतलब यानी अगर वो सक्रिय है तो वो उत्पाद निर्धारण में मदद करता है, लेकिन अगर यहाँ पर ये इनर्ट है तो हम यहाँ पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड को कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ डिस्चार्ज पोटेंशियल या सांद्रता के आधार पर या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर ही यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट को बनाएंगे। तीसरा है मेरे पास में कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता। तो सांद्रता के आधार पर भी हम यहाँ पर प्रोडक्ट को निर्धारित कर सकते हैं। चौथा हमने पढ़ा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यह भी कहीं ना कहीं पर चालकता के अनुसार हम यहाँ पर उत्पाद के जो इलेक्ट्रोलिसिस के उत्पाद हैं उनका निर्धारण कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है जिसको हम बोलते हैं आवेश या चार्ज या हम कहें विद्युत धारा। तो विद्युत धारा भी कहीं ना कहीं पर इलेक्ट्रोलिसिस के जो उत्पाद होते हैं उनको निर्धारित करती है। यानी जितना अधिक आवेश मैं किसी सॉल्यूशन में पास करूंगा, इसका मतलब जो डिपोजिशन के चांसेस हैं वो उतने अधिक होंगे। और इसको हम एक लॉ के रूप में पढ़ते हैं और उस लॉ को हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और फैराडेज लॉ पर यहां पर न्यूमेरिकल अप्रोच आती है। क्वेश्चन जो आएंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास में फैराडेज लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे के यहां पर दो नियम हैं जिनको हमें क्रमशः पढ़ना है। तो देयर आर टू लॉ। फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो उस चार्ज के या उस विद्युत धारा के समानुपाती होता है जो हम उस विलयन में प्रवाहित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated at electrode is directly proportional to the charge or amount of electricity. Amount of electricity flowing through electrolyte solution. Electrolyte solution. So the amount of substance deposited or liberated at electrode is directly proportional to the charge or amount of electricity flowing through the electrolyte solution. हिंदी में अगर इसे हम समझते हैं बेटा तो ये क्या कहता है कि किसी भी विद्युत अपघटय का जो विलयन है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो विलयन है, उसमें जो भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, जो भी हम आवेश देंगे, तो कैथोड या एनोड पर बनने वाले उत्पाद उसी के समानुपाती होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम आवेश को बढ़ा देंगे तो उत्पाद की मात्रा भी बढ़ जाएगी और अगर मैं आवेश को कम कर दूंगा तो उत्पाद की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोलिसिस। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।